हेलो बच्चों, कल अपन ने जो स्टडी करी थी वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक डेफिनेशन, चार्ज के बारे में अपन ने देख लिया था। चार्ज की यूनिट्स अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने चार्ज की डायमेंशंस देख ली थी। ठीक है, तो चार्ज के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ें कुछ सीख ली थी। अब चार्ज जो है उसके लिए यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को अपन नाम देते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कि अपन ने ये तो देख लिया कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ईएम वेव जनरेट करता है। यानी किसी बॉडी में चार्ज जो है यदि वो है तो वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन है तो उससे पहले चार्ज आना तो चाहिए। तो वो चार्ज आएगा कैसे? तो चार्ज आने के अपने पास में तीन मेथड्स आते हैं। अब तीन मेथड्स कौन कौन से हैं उस चीज़ को देखो। फर्स्ट जो मेथड इसके अंदर आता है उस मेथड को अपन नाम देते हैं बाई फ्रिक्शन। सेकंड जो मेथड आता है उसको अपन नाम देते हैं बाई कंडक्शन। और थर्ड जो मेथड आता है उसको अपन नाम देते हैं बाई इंडक्शन। तो तीन मेथड अपने पास में आते हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाई फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा 11th का टर्म है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन होता क्या है। तो फर्स्ट अपन ये देख लेते हैं बाई फ्रिक्शन में क्या होगा। यानी कि फ्रिक्शन के थ्रू अपन किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे ला सकते हैं, वो होता है बाई फ्रिक्शन। तो जैसे मान लो मेरे पास में ये दो बॉडी है, ठीक है। अब फ्रिक्शन पहले क्या है बोले तो वो समझो कि इन दोनों बॉडी की सरफेसेस के बीच में यदि किसी तरह का रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, यदि वो इस तरह से रब हो रही है तो उस चीज को अपन नाम क्या देते हैं, बाई फ्रिक्शन। तो एक तरह से मान लो मैंने दो बॉडी ली, इन दोनों बॉडी अभी फिलहाल दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, मैंने दोनों को फ्रिक्शन दिया। जैसे ही फ्रिक्शन करवाया, रब करवाया, तो फ्रिक्शन करवाने से या रबिंग करने से यदि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो ऐसे मेथड को अपन नाम देंगे बाई फ्रिक्शन। ठीक है, अब चार्ज आ तो जाता है लेकिन वो चार्ज कैसे आता है वो चीज अपन को देखनी होती है। तो उस चीज को समझो वो कैसे होगा। जैसे वही अपना एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल अपने पास में, जैसे मान लो ये एक मेरे पास में बॉडी है, इसके पास 500 प्रोटॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसी हुई, न्यूट्रल बॉडी। तो फिलहाल जो अपनी बॉडी है वो कैसे हो गई, न्यूट्रल बॉडी। ऐसे ही इसको मैंने ए नाम दे दिया। ऐसे ही मान लो मेरे पास में एक दूसरी बॉडी है, इसके पास मैंने मान लिया 300 प्रोटॉन है और 300 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया बॉडी बी है, किसी अलग मेटल की बनी हुई है, और ये भी कैसी है, फिलहाल न्यूट्रल बॉडी है। दोनों के पास में फिलहाल किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। दोनों बॉडी अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए। सेम मटेरियल की होगी तो बाई फ्रिक्शन के थ्रू जो है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अपना काम नहीं करेगा। ये अलग मेटल की होनी चाहिए, ये बॉडी अलग मेटल की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी समझ में आ जाएगी चीजें। अब मान लो मैं इन दोनों बॉडी को मैंने उठाया, आपस में पास में लाया और इस तरह से रब करवाया। जब मैंने दोनों बॉडी को आपस में रब करवाया, कॉन्टेक्ट में लाया और रब करवा के जब मैंने दोनों बॉडी को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो मैंने देखा जैसे मान लो ये एक बॉडी थी और एक अपने पास में ये बॉडी थी। मैंने इस बॉडी में देखा, इस बॉडी के अंदर तो 500 प्रोटॉन थे और मैंने देख लिया कि इसके पास 450 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इस बॉडी के पास में देखा तो 300 प्रोटॉन थे और यदि मैंने इस पे देखा तो 350 जो है वो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन, पहले 500 थे अब 450 रह गए, तो यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन कम हुए और यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसका मतलब इधर से इधर जो हुआ वो क्या हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका ट्रांसफर हो गया। तो बॉडी ए से बॉडी बी में 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अपन ने कल चार्जिंग देखा था किस तरह से बॉडी जो है वो चार्ज अपन निकाल सकते हैं। तो इस बॉडी में देखें तो 450 इलेक्ट्रॉन से 450 प्रोटॉन का चार्ज जो है वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसके पास में 50 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेंगे। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ऐसे इस पे बात करें तो 300 प्रोटॉन और 350 इलेक्ट्रॉन है, तो 300 प्रोटॉन से 300 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेंगे कितने, 50 इलेक्ट्रॉन। तो 50 इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास में बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। तो पहले दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। अब दोनों बॉडी कैसी हो गई, चार्ज्ड बॉडी हो गई। एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ, जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पे नेगेटिव आएगा, ये चीज क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इस पे पॉजिटिव अलग आ जाए, इस पे नेगेटिव अलग आ जाए।
वो क्यों होगा, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपन आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जितना इस पर पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कुल मिला के अपन को चार्ज बॉडी बनानी थी, तो न्यूट्रल बॉडी से कैसी बॉडी बन गई, चार्ज बॉडी बन गई। क्लियर। अब यहां तक तो ये चीज समझ में आती है, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे नहीं आते। क्वेश्चंस इस पे क्या क्या बनते हैं वो चीज समझो। क्वेश्चन इस पर ये बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए किसी न किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है अपने पास में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इसको एनर्जी मिली कहाँ से है। ठीक है, भी एनर्जी मिली होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर से निकला होगा। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, जो 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं, उन 50 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी मिली कहाँ से, पहले तो अपन को वो देखना है। सेकंड कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो ए से बी में हो गए हैं, बी से ए में भी तो हो सकते थे, ए से बी में ही क्यों हुए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो वो ए से बी में ही क्यों हुए हैं, बी से ए में क्यों नहीं हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना ये है। थर्ड क्वेश्चन अपना ये है कि इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर हुए हैं तो क्या इन बॉडीज के मास भी चेंज हुए, भी मास भी अपन देखेंगे चेंज हुए कि नहीं हुए। तो तीन क्वेश्चन अपने पास में आते हैं, तो वन बाय वन तीनों क्वेश्चंस को ले लेते हैं, क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी मिली कहाँ से। तो एनर्जी कहाँ से मिली, अभी अपन ने तो एनर्जी दी है, इसको दी कहाँ से है। जैसे मैंने इन दोनों का आपस में रब करवाया था, तो जब मैंने इसको रब करवाया था तो रब करवाने से मैंने ही तो एनर्जी दी, मैंने वर्क किया था। तो मैं अपन यदि कोई भी वर्क करते हैं वो एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर हीट एनर्जी की फॉर्म में या थर्मल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाती है। तो मैंने जब इसको रब करा, जैसे अपन अपने हैंड्स को रब करते हैं तो धीरे धीरे हैंड्स का टेम्परेचर जो वो बढ़ता जाता है। वे सर्दियों में अपन यही तो करते हैं, विंटर्स के अंदर, विंटर्स में अपन ये करते हैं इस तरह से रब करते हैं तो अपने हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैंने जब इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करवाया है, तो रब करवाने से क्या हुआ, मैं जो वर्क कर रहा था वो इस बॉडी की हीट एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होता गया। तो बॉडीज को हीट एनर्जी मिलती गई, तो हीट एनर्जी मिलती गई तो इनका टेम्परेचर बढ़ता गया, और जैसे ही बॉडीज को हीट एनर्जी मिलती गई टेम्परेचर बढ़ता गया। इलेक्ट्रॉन्स को जब सफिशिएंट एनर्जी जमा हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर निकल गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर ही हो गया कि एनर्जी मिली कहाँ से। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में क्यों गया, बी से ए में क्यों नहीं आया। क्योंकि जब अपन ने दोनों को रब करवाया था, जैसे मैं इन दोनों को रब करवा रहा हूँ, तो जब दोनों को रब करवाया तो एनर्जी तो मैंने दोनों को ही दी है। मैंने यदि 100 जूल का वर्क किया है तो 50 जूल इसके पास गई, 50 जूल इसके पास गई, दोनों के पास में इक्वल एनर्जी गई। तो जब दोनों के पास में इक्वल एनर्जी गई तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही क्यों निकला, यहाँ से क्यों नहीं निकला, क्योंकि एनर्जी तो इसको भी मिली थी। तो जब एनर्जी इसको भी मिली थी, इसको भी मिली थी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसी ने क्यों निकाले, इसने क्यों नहीं निकाले। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक टॉपिक होता है, पहले उसको समझो, जिसको अपन नाम देते हैं वर्क फंक्शन। हालांकि सेकंड फिजिक्स में जो अपना रे ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद में एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर, उस ड्यूअल नेचर में अपन वर्क फंक्शन जो है वो डिटेल में देखेंगे, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो बाकी फिलहाल अपन थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगी चीज़ें, कोई खास चीज़ नहीं है। वर्क फंक्शन क्या चीज़ है उस चीज़ को समझो। वर्क फंक्शन जो है, जैसे मान लो ये बॉडी थी, एक ये बॉडी थी, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी से बाहर निकालने के लिए यदि मुझे 100 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो कितना हुआ, 100 जूल। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम एनर्जी को नाम देते हैं उसका वर्क फंक्शन। तो इसको डिनोट करते हैं फाई से, तो मैं बोल सकता हूँ फाई ए जो है वो तो किसके इक्वल हुआ, 100 जूल के। अब यदि अपन फाई बी की बात करें तो मैं ये मान लूँ कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 150 जूल। ठीक है, तो इसका जो वर्क फंक्शन हुआ वो कितना हो गया, 150 जूल, और इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया, 100 जूल। इसको यदि 100 जूल एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इसको यदि 150 जूल एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब जैसे मान लो इन दोनों बॉडी को मैं पास में लेकर आया, मैंने आपस में इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया और रब करवाना शुरू किया। तो जब रब करवाना शुरू किया, मान लो पहले दोनों के पास में 0 एनर्जी थी, मैंने रब करवाना शुरू किया, ठीक है, मैंने वर्क करना शुरू किया, दोनों में एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे मान लो इस बॉडी को इस तरह से रब करवाते गए, 50 जूल, 70, 80, 90, 100, इस तरह से एनर्जी इनकी बढ़ती गई। भी मैं वर्क कर रहा हूँ, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसके अंदर स्टोर होती जाएगी। तो दोनों बॉडी की एनर्जी जैसे ही 100 जूल हुई,
100 जूल होते ही इसको तो चाहिए थे 100 जूल, ठीक है। तो इसको 100 जूल चाहिए थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जैसे 100 जूल इसके बराबर एनर्जी इसको मिली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन इसको चाहिए थी 150 जूल, तो इसको 150 जूल इसको मिल ही नहीं पाई, पहुंच ही नहीं पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं पाया। इसलिए जिसका वर्क फंक्शन कम हुआ, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कम हुआ वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल नहीं सकता है, वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, क्योंकि इसको बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ए बॉडी में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, और बी बॉडी में नेगेटिव चार्ज ले आया है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो फिलहाल अपन ये बोल सकते हैं कि phi a इज लेस देन phi b, ठीक है। तो मैं यदि इसको सिंपल फॉर्म में ये बोलूं तो अपन ये भी बोल सकते हैं जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अपन ये बोले कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा देने की बजाय, ठीक है। तो यूं मान लो वर्क फंक्शन एक तरह से ताकत है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं दे, तो एक तरह से बी की जो पावर है वो ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने नहीं देगा, ए की पावर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और बी इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यदि अपने दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसलिए इसने अपने थोड़े इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन हमेशा तभी ट्रांसफर होंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17। फिर भी जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है H+ और Cl-। क्यों बनता है, ये इलेक्ट्रॉन कम है फिर भी इसको दे देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है फिर भी ये और ले लेता है, तो इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या हुआ, कम हुआ, और इसका वर्क फंक्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो इसका वर्क फंक्शन कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। यदि ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको हाइड्रोजन को देना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन को दे रहा है, वो सब किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन के ऊपर। तो किसी भी बॉडी का वर्क फंक्शन जितना कम होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल नहीं पाता। क्लियर। तो ये अपने पास में आता है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, ये डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन के ऊपर। तो थर्ड अपना पॉइंट आता है मास पे क्या इफेक्ट आता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अपन ने बोला 50 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए, तो 50 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मास जो वो भी बाहर निकाल दिया, और इसने वो मास ले लिया। तो इसका मतलब यदि इनिशियली इसका मास ma था और इसका मास mb था, तो अब इसका मास जो होगा वो पहले वाले मास से कम हो गया, और इसका मास जो है वो पहले वाले मास से ज्यादा हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो मैं ये बोल दूं कि यदि वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा होगा, अब एक चीज समराइज कर देता हूं इसको, वर्क फंक्शन यदि ज्यादा होगा तो बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और उसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स का यदि ट्रांसफर होता है तो क्या मास का भी ट्रांसफर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालती है तो मास इसका कम हो जाएगा, और बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में 3 इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेन वो इसके अंदर क्वेश्चन है, एक तो एनर्जी कहाँ से आती है, ए से बी ही क्यों जाते हैं, और तीसरा मास का भी ट्रांसफर होता है क्या। तो अब यदि मैं बोल दूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपने सामने आ जाए कि 2 बॉडी मेरे पास में है, जैसे इसको समझो, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, इसका वर्क फंक्शन यदि ज्यादा है और मैंने दोनों को रब किया, तो रब करने से नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, सोचो। यदि मैंने दोनों बॉडी को रब कर दिया, मैंने इसका वर्क फंक्शन ज्यादा बोला, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, दोनों को रब किया, तो रब करने से नेगेटिव चार्ज किसका आएगा, किस पे आएगा, और मास किसका बढ़ेगा। तो यदि मैंने इसका वर्क फंक्शन ज्यादा बोला है तो हायर द वर्क फंक्शन विल बी, बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मास विल बी इंक्रीज्ड। इट मींस जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा दैट बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मास ऑफ द बॉडी विल द इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये अपने पास में
फर्स्ट आता है बाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, सेकंड अपने पास में आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू यदि मुझे चार्ज लाना है किसी बॉडी के ऊपर तो वो मैं किस तरह से लेकर आऊँगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो कंडक्शन जो है वो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यदि किसी मेटल में ट्रांसफ़र होते हैं या किसी सरफेस पर ट्रांसफ़र होते हैं या चलने लग जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक तरह से कंडक्शन, एक तरह से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स का चलना किसी मेटल के अंदर। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या चीज़ है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कोई खास ही नहीं है। जैसे मान लो ये अपने पास में एक बॉडी है, इस पर मैंने मान लिया इसकी सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज, और मैंने इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्यों रखा है वो चीज़ समझना। ये तो अपना कंडक्टर है, इसको तो अपन बोल सकते हैं ये तो क्या चीज़ है, कंडक्टर है, और ये जो है ये क्या है, एक तरह से अपने पास में इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग क्यों लिया गया है कि यदि इंसुलेटर नहीं होगा तो ये जो चार्ज है ये भी कंडक्टर होगा तो यहाँ से फ्लो होते हुए अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको चार्ज को यहाँ पे रोकना भी तो है, तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया। तो ये मान लो पूरा की पूरा इंसुलेटिंग, जैसे अपन बोलते हैं कभी भी कोई यदि इलेक्ट्रिसिटी का काम करना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का काम करना होता है तो अपन बोलता है स्लीपर्स पहन के करो। स्लीपर्स क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड अपना। यदि अपन यहाँ बैठे हैं और बीच में स्लीपर्स लगा दिए तो चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर नहीं होगा और अपन को करंट लगने से बच जाएंगे, नहीं तो करंट लग जाएगा, अभी झटका लगेगा भयंकर वाला। इसलिए अपन ये बोलते हैं कि ये बीच में एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया। अब अपन ने क्या किया इसके बाद में, ये तो अपने पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर था जिसको मैंने ए नाम दे दिया। एक दूसरा मेरे पास में स्फीयर है, इस पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसको भी मैंने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ही रखा हुआ है। ये मान लो ये अपने पास में कोई इंसुलेटिंग स्टैंड होगा, ठीक है। इस तरह से ये अपने पास में एक दूसरा स्फीयर है जिसको अपने नाम दे दिया बी स्फीयर। फिलहाल इस बी पे कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अपन मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख रहे हैं, कुल मिला के अपन को बी के ऊपर चार्ज लेकर आना है। तो थर्ड, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास में ए स्फीयर था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इस तरह से, ठीक है। और ये अपने पास में बी स्फीयर को मैंने क्या किया, मैं इसके कांटेक्ट में लेकर आ गया, ठीक है। तो जैसे बी स्फीयर को मैं इसके कांटेक्ट में लेकर आऊँगा, फिर रखे हुए दोनों ही वो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ही है, दोनों का अपन ने इसी तरह से रख रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, ठीक है। तो बी स्फीयर को जैसे ही मैं इसके कांटेक्ट में लेकर आऊँगा, कुछ चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो सीधा सीधा इसी में बना देता हूँ। जब चार्ज ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो नेक्स्ट अपनी स्टेप ऐसे होगी, इस तरह से, ठीक है। ऐसे क्यों होगी उसका रीज़न समझो कि चार्ज इधर से उधर तो गया तो सही, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, दोनों सेम नेचर के चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए। तो इस पर भी चार्ज आ गया, इस पर भी चार्ज आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो इन दोनों को जैसे अपन सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने से क्या होगा, ये मान लो एक ही स्फीयर हो जाएगा, एक ही स्फीयर हो जाएगा, और सेपरेट करके दोनों को सफिशिएंट डिस्टेंस पे यदि ले जाएंगे तो दोनों की सरफेस पे चार्ज जो है वो इस तरह से फैल जाएगा। और वही दोनों को अपने रख रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। तो मैंने मान लिया कि मैंने इन दोनों को कहाँ रख रखा है, इस तरह से इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। तो ये तो अपना स्फीयर ए था, ये अपना स्फीयर बी था। पहले स्फीयर बी जो है उस पर कोई चार्ज नहीं था, ए पे चार्ज था, अब ए पे भी चार्ज है और बी पे भी चार्ज है। इसको अपन बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन यदि अपन बात करें तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या हो रहा है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन में दोनों बॉडी का आपस में कांटेक्ट में होना जो है वो जरूरी है। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन में जब दोनों बॉडी आपस में फिजिकली टच होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन में अपन देखेंगे दोनों बॉडी के अंदर कोई फिजिकल टच होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन है। नेक्स्ट अपना जो आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन आता है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बना है वैसे यदि ये नेगेटिव होता तो दोनों स्फीयर पे कैसा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो ये तो अपने पास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन है। बाकी इसमें क्वेश्चंस और बनते हैं, अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके। पहले एक बार अपन ये देख लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन जो है उसके अंदर क्या होगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन की यदि अपन बात करें, इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज को इंड्यूस करना। इंड्यूस करने का मतलब चार्ज जो है वो
डेवलप करना एक तरह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन दोनों को अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देना किस तरह से होगा वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पे क्या है, वो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ये स्फीयर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। फिलहाल ये स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं है, ये नेक्स्ट पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि यदि किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं है, ऐसा नहीं था। अपन ने ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि यदि किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है यानी कि न्यूट्रल स्फीयर अपने पास में है, तो इस न्यूट्रल स्फीयर यदि है तो इसके पास चार्ज तो नहीं है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं, ठीक है, इधर उधर। फिर अपन ने क्या किया, इसके पास में मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आ गया इस तरह से। तो जैसे मैं पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आया, कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ चला जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो तो इस सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर वाली सरफेस पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा वो चीज़ समझ में आगे होगी सबके। स्फीयर तो न्यूट्रल ही है, स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए और उसके प्रोटॉन जो है वो एक तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हुआ तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो मिनिमम डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर अभी तक अपन ने दोनों बॉडी को आपस में टच नहीं करवाया है। कंडक्शन के अंदर अपन ने दोनों बॉडी को टच करवाया था, लेकिन इंडक्शन में दोनों बॉडी आपस में टच में नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करेंगे, वो स्फीयर अपने पास में है, उस स्फीयर पे वही रोड यहाँ पे अपन ने लगा रखी है, रोड को चेंज नहीं किया है, वही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, और इस सरफेस पे वही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इधर वाली, इस सरफेस को अपन ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग, जिसको अपन नाम देते हैं अर्थिंग। ये सिंबल होता है अर्थिंग का, किसी बॉडी पे यदि अपन अर्थिंग करनी है तो मैं सिंबल लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा तो अर्थ का काम ये होता है कि इसको कुछ भी दे दो सब कुछ ले लेती है, कुछ भी दे दो सब कुछ ले लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव चार्ज ले लेगी, नेगेटिव चार्ज दोगे तो नेगेटिव चार्ज ले लेगी, कुछ नहीं दोगे तो चुपचाप पड़ी रहेगी। तो अब अपन ने क्या दिया है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इस वाली सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं गया है, एक्चुअल में क्या हुआ है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और उन इलेक्ट्रॉनों ने इस पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे था उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं पॉजिटिव चार्ज नीचे गया है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अर्थ सरफेस से बाहर निकले हैं। ये नेगेटिव चार्ज भी तो जा सकता था, ये क्यों नहीं गया, ये भी तो जाएगा फिर। तो ये क्यों नहीं गया, क्योंकि ये पॉजिटिव रोड ने अभी तक अपने अट्रैक्शन फोर्स से इसको बांधे हुए हैं, ठीक है, इसको होल्ड किए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाए क्योंकि अपन ने यहाँ पे अभी इस पॉजिटिव रोड को हटाया नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन इस अर्थिंग वाली जो कंडीशन है उस अर्थिंग वाली कंडीशन को पहले हटाएंगे, पहले अर्थिंग वाली कंडीशन को हटाएंगे, क्योंकि अर्थिंग वाली कंडीशन को यदि नहीं हटाएंगे तो उस कंडीशन में रॉड जो है वो तो चली जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज भी ग्राउंड में चला जाएगा। तो अर्थिंग वाली कंडीशन को अपन ने हटा दी, वही इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, अर्थिंग नहीं कर रखी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस रोड को भी सफिशिएंट दूर ले जाओ, जैसे ही दूर ले जाओगे नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएगा और पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। तो ये जो सरफेस होगी इसकी वो कैसी हो जाएगी, पूरे स्फीयर कैसा हो जाएगा, एक तरह से नेगेटिवली चार्ज स्फीयर जो है वो बन जाएगा। तो पहले न्यूट्रल स्फीयर था वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो गया बिना किसी टच हुए। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से इंड्यूस्ड हुए हैं, तो इस मेथड को अपन नाम देते हैं बाई इंडक्शन। तो बाई फ्रिक्शन हो गया, बाई कंडक्शन हो गया, बाई इंडक्शन हो गया। तो बाई फ्रिक्शन के अंदर भी अपन बोल रहे हैं दोनों बॉडी का आपस में टच होना जरूरी है, रब करवाएंगे तो टच होना जरूरी है। कंडक्शन के अंदर भी अपन ने बोला था दोनों बॉडी आपस में टच होना जरूरी है, लेकिन इंडक्शन के अंदर दोनों बॉडी का आपस में टच होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तीन मेथड्स अपने सामने आते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, तीन तरह के मेथड्स जो है अपने पास में इसमें आते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन एक आता है, वो क्वेश्चन क्या है वो चीज़ समझो। एक चीज़ तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर कि कौन सा मेथड ऐसा, विच वन देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, विच वन मेथड डज नॉट रिक्वायर टू टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो कौन से मेथड के अंदर दोनों बॉडी की जो आपस में टच होना जरूरी नहीं है। तो इंडक्शन मेथड के अंदर दोनों बॉडी के आपस में टच होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंडक्शन और
फ्रिक्शन, इन दोनों में नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों बॉडी आपस में टच होना जरूरी ही है। बिना टच हुए तो कंडक्शन और फ्रिक्शन जो है वो नहीं हो सकता। और यदि इंडक्शन में यदि टच हो गया तो वो कंडक्शन मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर इंडक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये रोड यदि इससे टच ही हो गई तो पॉजिटिव चार्ज सीधा सीधा इसको दे देगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, यदि ये स्फीयर पॉजिटिव बनाना होता तो अपन क्या करते, ये रोड नेगेटिव लेकर आते, तो इधर पॉजिटिव आता, इधर नेगेटिव आता, ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव अर्थ में चला जाता, ये पॉजिटिव होता और ये पॉजिटिव होता। ठीक है। तो यदि अपन रोड को नेगेटिव लेकर आ जाते तो यहाँ स्फीयर कैसा होता, पॉजिटिव, और यदि मैं रोड को पॉजिटिव लेकर आया हूँ तो स्फीयर कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो कंडक्शन में जैसा अपन लेकर आएंगे उसका अपोजिट अपने पास में बनेगा, सॉरी इंडक्शन में जैसा अपन लेकर आएंगे उसका अपोजिट अपने सामने बनेगा, और कंडक्शन में जैसा लेकर आओगे वैसा ही बनेगा। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और इस क्वेश्चन के ऊपर आगे एक और क्वेश्चन को इसको बढ़ाया गया है, लेकिन फिलहाल अपन ने जितना पढ़ा है उतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन अपन से फिलहाल नहीं होगा। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये था कि ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने मान लिया कि चार्ज जो है वो 5 कूलम है। ठीक है, ये अपन ने बॉडी ए मान ली, और दूसरी बॉडी है इस पे अपन ने मान लिया कि 3 कूलम चार्ज है। ठीक है, एक बॉडी ए है जिसपे 5 कूलम है, एक बॉडी बी है जिसपे 3 कूलम है फिलहाल। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पहले दोनों पे इक्वल ले लो, फिर अपन अनइक्वल वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये 5 मान लिया, मैंने क्या किया है, एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर होता है सी। आइडेंटिकल का मतलब तीनों स्फीयर की जो है वो शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ सेम है, मटेरियल भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो तीनों स्फीयर जो वो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब क्यों अपन ने क्यों बोला है वो भी समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो स्फीयर सी जो है वो न्यूट्रल है, इसको मैंने ए से टच करवाया। ठीक है, फिर यहाँ से हटा के फिर मैंने इसको बी से टच करवाया और फिर इसको भी हटा दिया। तो ए और बी पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा वो चीज़ अपन को देखनी है। तो एक चीज़ समझो, एक चीज़ अपन ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। तो जैसे मेरे पास में, जैसे यूँ समझो कि ये ए और सी है, मैंने इन दोनों का आपस में टच करवाया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में अपन ये मान लेते हैं कि ये ए स्फीयर था, ये सी स्फीयर था, और ये बी तो ऐसे कैसे रखा हुआ ही था, बी में तो कुछ हो नहीं रहा, इसमें तो 5 कूलम चार्ज ही है। तो ए पे 5 कूलम था, सी पे कोई चार्ज नहीं था। तो इनका नेचर क्या होता है, आइडेंटिकल होने का मतलब ये हो गया कि दोनों इक्वल चार्ज आपस में बांट लेंगे। तो इक्वल बांट लेंगे, तो 5 था तो इस 2.5 इस पे चला जाएगा, 2.5 इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2.5 कूलम, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, 2.5 कूलम। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, इस सी को हटा के बी से टच कर रहे हैं। ए को तो छोड़ दिया, ए से जितना ही ले सकता था उतना ले चुका, अब इसने ए को तो छोड़ा। ठीक है, ए को इसने छोड़ दिया, तो ए पे चार्ज कितना रह गया, 2.5 कूलम। अब इसने टच किया इसको बी को। ठीक है, बी पे कितना था, 5 कूलम, और बी पे टच किसको कर दिया इसने, सी को, और सी पे चार्ज कितना था, 2.5 कूलम। अब क्या होगा, मेन चीज़ अब आती है। तो अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, वही चीज़ होने वाली है, दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, आधा आधा बांटने का मतलब 5 और 2.5 कितना हो गया, 7.5। तो 7.5 का हाफ दोनों बांट लेंगे। तो 7.5 का हाफ जब दोनों बांट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पे तो वही होगा 2.5 कूलम, और ये टोटल हुआ 7.5। तो 7.5 का हाफ कितना होगा, अरे 7.5 का हाफ कितना होगा भाई, 7.5 का हाफ कितना होगा, 3.75। भी मेरी थोड़ी सी मैथ जो है वीक है। 3.5 तो हो गया किसका, 7 का, और 0.5 और हो गया उसका कितना, 0.25, तो कितना हो गया 3.25। तो इस पर कितना चार्ज आया, सॉरी 3.75, तो इस पर चार्ज आया 3.75, और सी पे भी कितना चार्ज रह गया, 3.75। तो ये दोनों आपस में इस तरह से चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल का मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि दोनों आपस में आधा आधा बांटेंगे। अब आधा आधा कैसे बटेगा वो चीज़ अपन ने यहाँ पे देख ली। तो एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर ये आता है। अब सेम क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ उसको। थोड़ा सा चेंज कैसे किया, वही अपने पास में ए और सी स्फीयर है। अब मैं इन पर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी और अपनी क्लियरिटी आ जाए इसके अंदर कि एक्चुअल में इसमें हुआ गया था। तो अब जैसे मान लो ये अपने पास में वही स्फीयर्स थे, लेकिन मैंने इन पे चार्ज की वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर दी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे तो चार्ज मैंने मान लिया, जैसे मान लो इस पे चार्ज अपन ने मान लिया 8 कूलम। ठीक है,
और इस पे चार्ज मैंने मान लिया माइनस का 2 कूलम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्या किया मैंने, वही पहले इसको C को A से टच करवाया, फिर B से टच करवाया, फिर सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो पहले जब मैंने इसको A से टच करवाया, तो क्या हुआ, जब A से टच करवाया तो वही दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे, तो इस पर कितना चला जाएगा 4 कूलम, इस पर कितना चला जाएगा 4 कूलम, इस पर कितना था माइनस का 2 कूलम। फिर मैंने क्या किया, इस पर तो A से तो हटा दिया, अब इसको जितना देन लेना था ले चुका, फिर यहाँ से तो भागा है, यहाँ से भाग के किसके पास गया, B के पास। B के पास कितना चार्ज था, माइनस का 2 कूलम तो था ही, एक बार चार्ज लिख लेते हैं, और इस पर कितना आ गया था 4 कूलम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस पर तो वही रहेगा 4 कूलम। अब ये दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा कितना रह गया, इसके बाद कितना होगा आधा आधा, क्या 6 होगा 6 नहीं होगा, 4 कूलम और माइनस का 2 कूलम, इसका प्लस 2 कूलम जो है वो इसके माइनस 2 कूलम को कैंसिल आउट कर देगा, और इसके पास कितना बच जाएगा 2 कूलम। अब 2 कूलम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, तो 2 कूलम जो है वो हाफ हाफ जब दोनों बांटेंगे तो कितना बचेगा, इस पर 1 कूलम और इस पर 1 कूलम। ठीक है, तो इस पर तो 4 कूलम रह जाएगा और इस पर कितना रह जाएगा 1 कूलम रह जाएगा। तो वो इस तरह से दोनों आपस में, फिर क्या, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, फिर इसको तो हटा देते हैं, इनके फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स का तो अपन आगे फॉर्मूला देखेंगे तो अपने क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनते हैं, और लेना चाहो और ले लो क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह से ले सकते हैं अपन, चार्जेस की वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना अपन को इसके अंदर। जैसे मान लो कोई अपने पास में 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, इन तीनों आइडेंटिकल स्फीयर्स के अंदर इस पे मैंने चार्ज मान लिया 10 कूलम, इस पे मैंने मान लिया चार्ज, या इस पे माइनस ले लूँगा एक बार, जैसे इस पे मैंने मान लिया माइनस का 6 कूलम और इस पे मैंने मान लिया 10 कूलम प्लस में। ठीक है, अब मैंने C को A से टच करवाया, जब C को A से टच करवाया तो वही दोनों आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा बांटेंगे तो कितना होगा, इस पे माइनस का 3 कूलम, इस पे माइनस का 3 कूलम, इस पे प्लस का 10 कूलम। ठीक है, अब क्या होगा, इसको C ने A को तो छोड़ा, जो था वो ले चुका है इससे इलेक्ट्रॉन्स, इस पे तो उतना ही रह गया माइनस का 3 कूलम। अब इन दोनों का आपस में टच करवाया तो कितना होगा, इस पे कितना था माइनस का 3 कूलम, इस पे कितना था प्लस का 10 कूलम। तो प्लस का 10 पहले तो -3 को खत्म करेगा, तो कितने से खत्म होगा, इसके +3 से -3 कैंसिल होगा, इसके पास कितना बचेगा प्लस का 7, फिर दोनों आधा आधा बांट लेंगे, प्लस का 7 दोनों आधा आधा बांटेंगे तो प्लस का 3.5 कूलम और प्लस का 3.5 कूलम। इस तरह से दोनों पे चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो ये अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो 3 मेथड्स अपने पास में इसमें थे, क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंडक्शन और इंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन के अंदर टच होना जरूरी है, इंडक्शन के अंदर टच होना जरूरी नहीं है, टच नहीं ही होना चाहिए, तभी वो इंडक्शन मेथड होगा। तो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन है। तो ये अपना सेकंड टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो अपना कूलम्ब्स लॉ, और उससे पहले एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी देखेंगे, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ भी देखेंगे। क्लियर?